एक दिन पहले पहले आपको मॉक टेस्ट खत्म कर देना, मतलब तो इन टॉपिक्स को आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाने हैं। और ये सारी चीजें अगर आप सीख लोगे, लगाना सीख गए, तो आपको आरबीडी जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगी। प्लस अगर कोई रॉड मूव कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो आपको वहां पे उसका जो फ्लक्स जनरेट होगा, या फिर आप उसको कह लीजिए कि डी क्या होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज शुभम। और आज की वीडियो में आप लोग बात करने वाले हैं कि आपके जेईई मेंस के लिए फिजिक्स में कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स होने वाले हैं। अब यार आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ये हमको भी पता है। और आप होता क्या है ना कि आप एग्जाम टाइम में जब जाते हो तो वहां पे कुछ कुछ फॉर्मूले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको भी आप भूल जाते हो, क्योंकि आपने आप सोचो कि पूरा पूरा मैंने चैप्टर रिवाइज कर लिया है, बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना वो आप कहीं ना कहीं भूल जाते हो। तो वो चीज ना हो इसके लिए यार हम लोग यहाँ पे एक क्विक आपका जो है यहाँ पे 10 से 15 मिनट लगेगा, 10 मिनट मोस्ट प्रोबेबली लगेगा। तो 10 मिनट में आपको सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें जो जो आप बेसिकली आपके जितने चैप्टर्स हैं उनमें जो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्ट से, जब आपका एनएलएम आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था तब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है आपका एनएलएम। अब यार एनएलएम में आपको देखा जाए ना तो यहाँ पे इस चैप्टर जो ये आगे के 3 से 4 चैप्टर हैं उसका बेस क्या है, आपका एनएलएम है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब यार न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद आपका आता है वर्क पावर एनर्जी आता है, सेंटर ऑफ मास आता है, आपका सर्कुलर मोशन आता है, और आपका इसके बाद रोटेशन आता है। ठीक है, इतने चैप्टर्स आपके कंटिन्यूअस हैं और इसमें कोलिजन बेसिकली सेंटर ऑफ मास से सारी चीजें आ जाती है। ये सारे चैप्टर और इसके बाद एसएचएम आता है। ये सारे चैप्टर बेसिकली आपके मैकेनिक्स के चैप्टर हैं, जो कि मैकेनिक्स का जो बेस होता है वो एनएलएम से आपका बना हुआ होता है। तो जिसके कारण जिसमें जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। अब यार बेसिकली एनएलएम में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बट आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा भी आपको समझने की वहाँ नहीं है, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे फोकस करना होगा। बाकी चैप्टर्स जितने भी हैं इसके बाद लाइक कि आपका एनएलएम हो गया, एनएलएम के बाद आपका वर्क पावर एनर्जी आता है, आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपका एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, वहां से आपके क्वेश्चन निकल रहे होंगे। इसके बाद आपका आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की बात करें तो यहाँ पे जो मेन चीज आती है वो है बॉडीज दे देंगे, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। ये यहाँ पे और सेंटर ऑफ मास का 2 पार्ट है, एक तो आपका सेंटर ऑफ मास निकालना, दूसरा आपका कोलिजन। ये 2 चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन 2 चीज के फॉर्मूलेज आप पढ़ के जाओ। इसके बाद यार आता है आपका रोटेशन। अब यार मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट इन चीजों को पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि यार मैं यहाँ पिछले 2 सालों से 2 से 3 साल हो गए और मैं ऑफलाइन ऑनलाइन काफी ज्यादा मेंटरिंग गाइडेंस, काफी बच्चे जो है ऐसे भी हैं जो कि इनका एनआईटीज आईआईटीज में हो चुका है, और मैंने यहाँ पे पिछले पोस्ट भी किया था, आपको दिखाया भी था कि एनआईटी सिलचर एनआईटी मतलब डिफरेंट एनआईटीज में बच्चों का हुआ है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे हो गया है लगभग। तो आप लोग को मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनो और चीज़ों को लिखो, ठीक है, किसमें कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब यार अगर हम लोग रोटेशन में बात करें ना तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो चीज़ आती है दैट इज आपका जो पहला वाला पार्ट है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपका मोमेंट, क्योंकि यार देखो रोटेशन का नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं। नहीं, आपको घबराना नहीं है। रोटेशन का नाम सुनते ही आपको घबराना नहीं कि भाई रोटेशन से आ गया क्वेश्चन मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। नहीं, आपको छोड़ के भागना नहीं है। रोटेशन से आया, पहले रोटेशन से कहां से आया ये चीज आपको देखने की जरूरत है। क्वेश्चन भारी है, क्वेश्चन आसान है, ये आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? सबसे पहले अगर एमओआई बेसिकली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि वो चीज़ जो है ना वो आसान वाली कैटेगरी में आती है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लो। इसके बाद आपकी जो लास्ट वाली चीज़ें हैं दैट इज आपका v इक्वल टू ओमेगा आर लगाना सीख लो। ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लोगे, लगाना सीख गए, तो आपको आरबीडी जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगी। तो जो सिंपल चीज़ है कि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो पहली चीज़ पढ़िए, आपको एमओआई बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं एसएचएम की ओर। एसएचएम में जो आपका मेन चीज है वो है आपका बेसिकली यहाँ पे अगर 2 ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम दे दिया जाए तो उसमें आप किस प्रकार करते हैं। टॉर्शनल पेंडुलम वाला लास्ट में पढ़ाया जाता है, तो उतना ज़्यादा आपको मतलब उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और आपको अगर पूछे भी जाते हैं तो जे एडवांस में पूछे जाते हैं। इसके पहले पहले आपका एक हो गया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, दूसरा हो गया आपका डैम्प्ड ऑक्सीलेशन से पूछा जाता है। और अगर हम लोग यार बात करें तो स्प्रिंग कट किया जाता है, स्प्रिंग कट करके पूछा जाता है कि मतलब इसका K1 है K2 है तो K इक्विवेलेंट, वो सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, तो वो आपके बेसिकली एनएलएम का ही पार्ट होता है। तो ये हो गई आपकी मैकेनिक्स की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि आपका नेक्स्ट चीज़ है दैट इज क्लास 12th का।
अब यार क्लास 12th में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका जो बहुत ही भारी चैप्टर है जो काफी दिनों तक चलता है। पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में आपको काफी फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, काफी लंबा चैप्टर है, काफी डेरिवेशन है, काफी थ्योरी, काफी प्रूफ है, सब कुछ है आप में, ठीक है। बट आपको कौन कौन सी चीजें करनी है जिससे कि आपका सवाल निकल रहा हो। अगर बहुत अच्छा सवाल आ गया तो थोड़ा सा निकलने में मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप पढ़े हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हो तो उसके लिए क्या जुगाड़ है, उसके लिए सबसे पहले आपको करना है। अब यार इलेक्ट्रोस्टैट में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो आपको बेसिकली अगर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो मतलब पहले से ही पता है कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ये चीज़ हमको है। मतलब बेसिकली जैसे कि आपको हो गया किसी पॉइंट, किसी दो चार्जेस के बीच में आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको पोटेंशियल किस प्रकार से हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद यार हम लोग जो आपका बेसिकली मान लीजिए कोई हॉलो स्फीयर है, कोई आपका सॉलिड स्फीयर है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके बाहर क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट रट लेनी है, ठीक है। अगर आप बहुत नहीं कर पा रहे हो तो इतना अगर रट लोगे तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि आपको चीजें वहां पे देखने को मिल जाए डायरेक्टली। क्योंकि ये क्या है ना, जेईई मेंस है, जेईई एडवांस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा उलझा के पूछेगा, नहीं। जेईई मेंस है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या है ना कि एटलीस्ट तो फॉर्मूले आपको याद हो। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो कहीं ना कहीं आप चीजों को इधर उधर से निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोस्टैट। अब यार इलेक्ट्रोस्टैट में एक आपका आता है लास्ट पार्ट, दैट इज आपका कि यहाँ पे किस प्रकार से डाइपोल में अगर आपके एक्सियल पे रखा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपका बेसिकली अगर परपेंडिकुलर रखा है तो क्या होगा, ठीक है। किसी एंगल पे रखा है, थीटा एंगल पे रखा है तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी चीजें आपको लास्ट वाला पार्ट है डाइपोल, उसको भी कर लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैट। अब हम लोग बढ़ते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में आपको किस प्रकार से बेसिकली सीरीज में कैपेसिटर कैसे होते हैं, पैरेलल में कैसे होते हैं, आपका कैपेसिटर का एनर्जी क्या होता है, ठीक है, मतलब एनर्जी लॉस में क्या होती है, ठीक है। वो सारी चीजें वहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। और एक लास्ट पार्ट होता है कैपेसिटर का, वो थोड़ा सा यहाँ पे जेईई मेंस अगर रेलवेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे वो चीज नहीं आती है, दैट इज कि आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जो कि आपका बेसिकली लास्ट पार्ट होता है, दैट इज आरसी सर्किट, ठीक है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का आपका सर्किट, वो चीज़ थोड़ा सा अब यार जेईई मेंस आ सकता है, ऐसा नहीं कि वो सिलेबस में नहीं है, बट है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे अगर आएगा तो। बाकी जो सिंपल चीज़ें हैं कैपेसिटर में, आपका डाइलेक्ट्रिक हो गया और कैपेसिटेंस निकालना हो गया, एनर्जी लॉस हो गया, किस प्रकार से दो को कनेक्ट करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें होगी। अब यार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, दैट इज आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप लोग को सबको अच्छे से आता भी होगा आई थिंक, और आई होप कि आता होगा, और ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आता। तो नहीं आता यार तो आपको सिंपल चीज़ें हैं, फॉर्मूले हैं, उसमें आपको रट लो और वहाँ पे बहुत ही आसानी से काम हो रहा होगा। अब यार हम लोग बात कर लेते हैं ईएमआई, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसके बाद मैग्नेटिज्म का। सबसे पहले मैग्नेटिज्म का बात कर लेते हैं। मैग्नेटिज्म का बात करें तो यार यहाँ पे आपको सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैट में जिस प्रकार से आपने देखा था उसी प्रकार से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालने को मिलेगा। किस प्रकार से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अगर किसी, अब यार देखो कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है, तो मतलब किसी अगर उसको एक पार्ट है जो लास्ट पार्ट है, वहाँ पे बेसिकली आपको किसी भी वेलोसिटी से अगर दे दिया गया, किसी उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो किस प्रकार से वो पार्टिकल बिहेव करेगा, कौन सा उसका पाथ होने वाला है, सर्कुलर होगा, हेलिक्स होगा, ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी आपको। ये वाली चीज थोड़ा सा आप लोग याद करके रखिएगा। बाकी जो आपका बेसिकली जो कन्वेंशनल चीज है, दैट इज कि आपके फॉर्मूले हैं कि अगर स्ट्रेट वायर है उसके कारण क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इनफाइनाइट वायर है उसके कारण क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, आपका सर्कुलर लूप है तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, आपका बेसिकली यहाँ पे अगर आपको वो दे दिया गया सोलेनोइड दे दिया गया तो उसका क्या होगा, उसके एक्सिस पे क्या होगा, किसी थीटा एंगल पे, मतलब आपको ये सारी चीजें फॉर्मूले एटलीस्ट याद रखो, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिज्म। अब यार ईएमआई में भी आपको सेम वे में चीजें मिलेंगी, ठीक है। ईएमआई में भी आपको काफी चीजें मिलेंगी। अब यार हम लोग बात कर लेते हैं ईएमआई की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यार यहाँ पे ना आपको बेसिकली आपको मोशनल ईएमएफ और आपका बेसिकली ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। किस प्रकार से अगर कोई रॉड मूव कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो आपको वहां पे उसका जो फ्लक्स जनरेट होगा, या फिर आप उसको कह लीजिए कि डी∅dt क्या होगा, मतलब सारी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। तो वो वाला पार्ट थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी इक्वेशन बनती है और चीजों को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो वो चीज़ आप अगर करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। बाकी यार हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, दैट इज आपका ईएमआई हो गया। अब एसी की बात कर लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट।
अब यार हम बात करते हैं एसी की, तो अल्टरनेटिव करंट दैट इज कि आपको वहां से बेसिकली आपके एलसी ऑक्सीडेशन देखने को मिलेंगे, और आपको यहाँ पे एक चीज है कि दैट इज आपका रेजोनेंस। ठीक है, ये दो टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, इन दोनों टॉपिक को आप मिस मत करिएगा। ठीक है, ये दोनों एसी से बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यार हम लोग बात कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स। अब देखो वेव ऑप्टिक्स में एक ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको वाईडीएससी करके जाना है। ठीक है, इंटरफेरेंस वाईडीएससी इतना करके जाओ। अगर वाईडीएससी कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हो। ठीक है, अब यार नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, दैट इज आपका ईएम वेव्स। अब यार ईएम वेव्स में से आपको डेफिनेटली यहाँ पे कई चीजें देखने को मिलेंगी, लाइक कि अब देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो इसको पूरा आपको करना है, और सेमीकंडक्टर भी आपको पूरा का पूरा करना है। सेमीकंडक्टर हो गया, ईएम वेव हो गया, और एक दो चैप्टर और आपके हैं, दैट इज कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, इसको भी पूरा का पूरा करना है। बहुत ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे चैप्टर। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एटम्स और न्यूक्लियाई की। तो यार एटम्स और न्यूक्लियाई में आपको एक्सरेज से आते हैं, ठीक है, और आपको बेसिकली अल्फा डीके से आते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली अल्फा डीके और डीके आप कह सकते हो, तो वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाने हैं। और जेईई मेंस ओरिएंटेड टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे, वो टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। और हाँ यार, एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और बोलना चाहूंगा कि जितना आप कर लिए हो अब उतना ही मैक्स है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा आप करने की कोशिश मत करो, क्योंकि देखो होगा क्या ना, अल्टीमेटली आपको चीजें, फिर आप ऐसा होगा कि चीजें जब होंगी नहीं ना, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, और स्टे काम। ठीक है, आप काम रहो, शांत रहो, और चीजें हो जाएंगी, अच्छी होंगी, और आपके पास टाइम है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप रिलैक्स वे में अपना बेसिकली स्लीपिंग साइकिल सही करिए। ठीक है, जितने बजे आप सोते हैं वो, अगर आपका मॉर्निंग में पेपर होने वाला है तो कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में जगे रहें। ठीक है, उस टाइम आप स्लीप ना ले रहे हो, कोशिश करिए कि मॉर्निंग टाइम में आपको एक दिन पहले आपको मॉक टेस्ट खत्म कर देना। मतलब आपको उस, जैसे आपका एक दिन पहले एग्जाम है, मतलब एक दिन बाद एग्जाम है, तो उसके एक दिन पहले आपको मॉक वॉक मत करिएगा। थोड़ा बहुत फॉर्मूले आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो देख लीजिएगा। बाकी आपको मॉक उस लास्ट दिन पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है डिप्रेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो चीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप करते हैं कि आपको वीडियो ये पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट जो भी है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिवाइज कर लें, और आपको इस चैनल पे सभी चीज़ें आईटी जेईई से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी, और प्रॉपर जेन्युइन चीज़ है यार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।